जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 6 के जो भूगोल का पुस्तक है ना, इसमें जो 7 चैप्टर दिया हुआ है वो सभी के क्वेश्चन आंसरों को हम करने वाले हैं, ठीक ना। तो आइए बिना देर किए हुए देखते हैं। और पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे भूगोल से रिलेटेड 125 को जो क्वेश्चन था, ठीक ना, उसमें 2 क्वेश्चन क्या हुआ था कि बाई मिस्टेक क्या हुआ था कि गलती हो गया था, ठीक ना। तो उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या हुए हैं कि मतलब कि बता दिए हैं कि हाँ क्यों गलत है, नहीं है, ठीक है। तो आइए उसे देख लीजिएगा, एक बार कमेंट को पढ़ लीजिएगा। देखिए, किस ग्रह का निर्माण गैसों से हुआ है? वो कौन सा ग्रह है जिसका निर्माण गैसों से हुआ है? क्या चीज़ से हुआ है? गैसों से। तो याद रखिएगा, ये है आपका बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है। 8 ग्रह में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है ना, इसी का निर्माण जो हुआ है गैसों से हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा तारामंडल जो है उत्तर दिशा ज्ञात करने में सहायक है? तो जानते हैं सप्तर्षि को देख करके लोग क्या करता है कि अपना उत्तर दिशा, क्योंकि सप्तर्षि जो है 7 ताराओं का जो समूह है वो उत्तर दिशा की ओर होता है, ठीक ना। बुध के बाद सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध के बाद कौन है? शुक्र है। बुध के बाद कौन है? शुक्र ना है। उसके बाद पृथ्वी है। पृथ्वी का सबसे समीपी आकाशीय पिंड कौन है? तो सबसे समीपी सूर्य, मंगल, प्रोक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा चंद्रमा है। चंद्रमा जो है आपका, चंद्रमा जो है सबसे नजदीक का है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो अभी जस्ट चर्चा किए थे बृहस्पति का। बृहस्पति जो है ये सौर परिवार का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। आगे देखिए, इनमें से कौन शनि का प्रतिरूप है? कौन इसमें शनि का प्रतिरूप है? तो ये बी वाला ही है शनि का प्रतिरूप, ख वाला, क्योंकि शनि का पहचान क्या है? उसमें छल्ला है। क्या है? छल्ला है। ओके। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी पर तीसरा ग्रह कौन है? तो अपना प्यारा प्यारा सा पृथ्वी है तीसरा ग्रह। ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है? ध्रुव तारा जो है किस दिशा में चमकता है? तो यह चमकता है आपका उत्तर दिशा में। किधर चमकता है? उत्तर दिशा में ध्रुव तारा चमकता है। ओके। आगे अगला है कि ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है? तो उत्तर में। हो गया ना। क्षुध ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में मिलते हैं? क्षुध ग्रह। तो क्षुध ग्रह जो है ना मंगल और बृहस्पति के बीच में है। मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक ना। मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन है? क्षुध ग्रह है। अगला है, अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। असंख्य तारों के समूह से जो प्रकाश पथ दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आकाश गंगा। क्या कहा जाता है? आकाश गंगा। आकाश गंगा कहा जाता है, ठीक है। सबसे अधिक उपग्रह डैश के है? तो किस ग्रह का है? सबसे अधिक ग्रह आपका बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितना है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह की बात कहा जा रहा है, ठीक ना। तो सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह आपका कौन है? बुध है। कौन है? बुध है। चांद पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था? तो चांद पर उतरने वाला पहला आदमी था आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये पहला व्यक्ति थे जो चांद पर उतरे थे, ठीक ना। ग्रहों में अपना डैश नहीं होता था। क्या नहीं होता है ग्रह में? अपना ग्रह में अपना प्रकाश वर्काश नहीं होता है, और ना ही अपनी इसमें अब प्रकाश नहीं है तो उष्मा या ताप भी नहीं है, या न तापे होती है। डैश को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। कौन है? तो ये शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक ना, शुक्र ग्रह को। डैश एक नक्षत्र मंडल है। तो तारामंडल, तारामंडल क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। तारा मंडल जो है एक नक्षत्र मंडल है। डैश ग्रह में छल्ले मिलते हैं। तो जस्ट अभी देखे हम लोग शनि ग्रह में क्या मिलता है? छाला। डैश ग्रह उपग्रह रहित है। तो शुक्र का तो कोई आपका न बुधे के है और न शुक्रे के है, ठीक ना। ना बुध का है ना शुक्र, तो एगो भरने के लिए दिया है तो एगो शुक्र भर दिया जाए, और ना शुक्र का है नहीं बुध का है। ये सब का क्या है? आपका कोई सैटेलाइट उपग्रह नहीं है। आइए देखते हैं, इसमें कुछ मैचिंग करने वाला है, मिलान करने वाला भी दिया है, उसे भी देख ले हम लोग। ओके, आइए देखते हैं। कॉलम अ से कॉलम ब का मिलान करना है, ठीक ना।
अब बताइए कि सूर्य का मिलान किस में करे? करोड़ों तारों का समूह, अनेक निहारिकाओं यानी आकाश गंगाओं का समूह, एक तारा। अरे भैया तो सूर्य एक तारे ना है हो। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी एक उपग्रह है ना हो, ऐसा कैसे है? एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। बढ़िया है। ए बचवा इसमें ना जा रे, इसमें जा, दू का अंग हो जाएगा। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन, पृथ्वी पर ना जीवन है, मंगल पर खोज हो रहा है अभी। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या है? तो करोड़ों तारों का समूह है ना ब्रह्मांड, करोड़ों तारों का समूह। करोड़ों तारों के समूह को तो आकाश गंगा। देखिए ब्रह्मांड जो है ना करोड़ों तारों का समूह नहीं है, करोड़ों तारों का तो समूह मिलता है तो आकाश गंगा बनता है। आकाश गंगा बहुत सारा मिलेगा तब तो बनेगा ब्रह्मांड ना, अर्थात इसका ख हो जाएगा अनेक निहारिकाओं यानी आकाश गंगाओं का समूह। आकाश गंगा वाला चल जाएगा इसमें करोड़ों तारों का समूह में। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। नहीं जी, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। उल्का पिंड, उल्का पिंड क्या है भाई? तो ये जो उल्का पिंड जो है ना, आकाशीय कण जो जलते हुए पृथ्वी पर गिरते हैं, हाँ उल्का, ये आकाशीय पिंड है, कण है जो जलते हुए पृथ्वी पर गिरते हैं, उल्का पिंड। प्लूटो, प्लूटो क्या है? हाँ जिसे अपग्रह नहीं माना जाता है। प्लूटो पहले ग्रह था, अपग्रह इसको नहीं माना जाता है। क्षुद्र ग्रह, अब एगो बच गया, जरा के लगा दीजिए। एगो क्या? अच्छा, सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाने वाला पत्थरों के टुकड़ों के समूह को क्षुद्र ग्रह यानी इसको अवान्तर ग्रह भी बोला जाता है। तो इतना था आपका फर्स्ट चैप्टर से, ठीक ना। आइए देखते हैं सेकंड चैप्टर, देखेंगे। सेकंड चैप्टर है पृथ्वी और उनकी गतियां, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी का कक्ष कैसा है? तो पृथ्वी का जो कक्ष है ना वो कैसा है? अंडाकार शेप का है, गोलाकार नहीं, गोल चपटा उपटा त्रिभुजाकार नहीं है। पृथ्वी प्रकाश किससे ग्रहण करती है? चांद से, सूरज से, बृहस्पति, कृषि ग्रह से। तो सूर्य से करता है अपना। दिन रात कब बराबर होते हैं? मार्च में, दिसंबर में, जून में? नहीं भैया कभी नहीं, ऑप्शन में, ऑप्शन के अनुसार कभी नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसी के बारे में नेक्स्ट। अगला है कर्क रेखा कब सबसे, कर्क रेखा पर कब सबसे बड़ा दिन होता है? तो कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। सम दिवा रात्रि, सम मतलब बराबर, दिवा रात्रि मतलब दिन और रात कब बराबर होता है? तो इसमें तो दिया ही नहीं है, यही इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ। इट इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला। देखिए अगला है कि डैश तिथि को पृथ्वी सूर्य के अति निकट आ जाती है। तो 3 जनवरी को पृथ्वी जो होता है सूर्य के निकट आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य की सबसे अधिक दूरी, तो सबसे अधिक दूरी कब होता है बताइए? 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को, ठीक ना। पृथ्वी के एक बार घूर्णन में डैश समय लगता है, कितना लगता है? 24 घंटा लगता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में दिन रात, दिन की लंबाई डैश होती है। तो क्या होती है? शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में दिन की लंबाई लंबी होती है। गर्मी में दिन तो बड़ा होता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व डैश ऋतु मनाया जाता है। तो गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे मनाता है लोग। लीप वर्ष डैश दिन का होता है। तो कितना दिन का? 366 दिन का। 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती है। तो कौन रेखा पर? 21 जून को नहीं तो था ऑब्जेक्टिव में, कर्क रेखा पर। किस पे? कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, मतलब 90 डिग्री पर। 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें डैश रेखा यानी वृत्त पर पड़ती है। तब भूमध्य। ओके, तो ये था आपका सेकंड चैप्टर से इतना। अब देखेंगे थर्ड चैप्टर, पृथ्वी ग्लोब और अक्षांश देशांतर, ठीक ना। थर्ड चैप्टर है हमारे सारे भारत की मानक देशांतर या ये मोतर का ये रेखा कौन सी है? तो बताइए कौन सी है? तो ये आपको पता होगा कि वो आपका है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। पृथ्वी के घूर्णन का ज्ञान आसानी से किसके द्वारा समझा जा सकता है? एटलस से तो नहीं होगा, मानचित्र इनमें से कोई नहीं, ग्लोब से, इनमें किसी से नहीं, ग्लोब से होगा। कैसे नहीं? 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच कौन सा कटिबंध पड़ता है? तो शीतोष्ण पड़ता है। क्या पड़ता है? शीतोष्ण। घूर्णन करती हुई पृथ्वी को, जब पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो 1 डिग्री
देशांतर पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। संपूर्ण पृथ्वी को कितने काल क्षेत्रों में बांटा गया है? तब पूरे पृथ्वी को 24 काल क्षेत्रों में बांटा गया है। आइए देखते हैं आगे। छठा क्लास का तही लगे है। अक्षांश रेखा है डैश है, तो 0 डिग्री रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। मकर रेखा डैश गोलार्ध में, तो मकर रेखा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में। किधर है? आपको पता होगा कि ये इस तरह से ले लीजिए, आपका ऐसा ही ना मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा। ये बीच से जो रेखा जाता है, बीच से जो रेखा, इस रेखा का नाम है, आपका जानते हैं क्या चीज़ है? इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ऊपर 23.5 डिग्री अगर गुजारेंगे, 23.5 डिग्री, तो इसको बोलेंगे कर्क रेखा। कथी बोलेंगे? कर्क रेखा। अब मत कहिए कि यहाँ भारत है तो वहाँ कर्क रेखा कैसे भारत से गुजरता है, मतलब इस तरह समझा रहे हैं आपको। फिर 23.5 डिग्री नीचे जो होता है, ये होता है मकर रेखा। मकर रेखा, अब ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री अक्षांश से ओने कोड़ी जो होता है, ऊपर जो होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। कह रहा है कि मकर रेखा, तो ये मकर रेखा किस गोलार्ध में है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। ओके, अक्षांश रेखा डैश लंबाई की होती है, तो 111 किलोमीटर, ठीक ना। डैश का हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध में। 180 डिग्री पूरा व पश्चिम, इसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय देशांतर। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय देशांतर इसको बोलते हैं। डैश रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली मिलाते हुए खींची जाती है। तो ऊपर से जो रेखा खींचते हैं देशांतर, अर्थात देशांतर रेखा। देशांतर रेखाएं जो होती है ना, वो ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती है। पृथ्वी के धुरी यानी अक्ष के 2 शीर्ष बिंदुओं को डैश कहते हैं। तो दोनों शीर्ष बिंदु को, ये ऊपर और नीचे, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा, और ये दोनों को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव। मुंबई की अपेक्षा कोलकाता में सूर्यास्त डैश होता है, तो पहले हो जाता है। मुंबई की अपेक्षा कोलकाता में सूर्यास्त जो होता है पहले हो जाता है। 0 डिग्री देशांतर यानी यमोत्तर रेखा को क्या कहते हैं? अरे भैया, ये 0 डिग्री के बीचवा से गुजरेगा तो इसको क्या कहेंगे? भूमध्य कहेंगे। भूमध्य रेखा, भूमध्य के नाम से जाना जाएगा। देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देशांतरों की जो कुल संख्या 360 होती है। कितने होते हैं? 360। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। चौथा चैप्टर है पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल। आइए, पृथ्वी के कितने परिमंडल है? तो पृथ्वी के 4 परिमंडल है। कितने? 4 परिमंडल है। जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और एक कौन मंडल? 4 मंडल कौन कौन है जी? अंगुली पर गिना जाए। जल मंडल, स्थल मंडल, जीव मंडल और वायुमंडल, ठीक ना, 4 है। आइए देखते हैं आगे। देखेंगे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है जी? एशिया है। कौन है? एशिया, जिस महादेश में हमारा भारत देश है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो है वो आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु की कितनी परतें हैं? पृथ्वी की सतह से ऊपर वायु की कितनी परतें हैं? तब 5 परत है। कितना परत है? 5 गो परत, यानी 5 गो लेयर है। ओके, आइए देखते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप डैश है और सबसे बड़ा महासागर डैश है। अर्थात पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप वो है एशिया महाद्वीप है। कौन है जी? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महासागर की अगर बात कहा जाए तो पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर। संसार में डैश द्वितीय बड़ा महाद्वीप है। और दूसरा कौन है? तो अफ्रीका है। कौन है? अफ्रीका दूसरा है महाद्वीप। और डैश द्वितीय बड़ा महासागर है। अटलांटिक जो है, अटलांटिक दूसरा बड़ा महासागर है। सबसे छोटा महाद्वीप डैश है। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना, समझ रहे हैं। और सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, ठीक है। महासागरों की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर है। तब महासागरों की अधिकतम जो गहराई है ना 1103 किलोमीटर लगभग है, 1103 किलो। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी डैश है। तो सबसे चोटी ऊंची कौन है? एवरेस्ट है। कौन है? एवरेस्ट। और सबसे गहरी खाई तब मेरियाना ट्रेंच है। कौन है? मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरी खाई है। और सबसे ऊंचा चोटी जो है एवरेस्ट, मतलब एवरेस्ट से मेरियाना खाई। यूरोप और एशिया का संयुक्त नाम क्या है? तो यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया है। क्या है? यूरेशिया है, ठीक है। सबसे गहरा महासागर कौन है? तो सबसे गहरा भी और बड़ा भी प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है। और सबसे ऊंचा महाद्वीप, तो ऊंचा की अगर बात कहा जाए तो ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड, ठीक ना, ग्रीनलैंड है। नीची और समतल भूमि को डैश कहा जाता है। तो नीची और समतल जो प्लेन रहता है उसको मैदान, ग्राउंड कहते हैं, मैदान कहा जाता है ना। उत्तरी जो अमेरिका है, उत्तर अमेरिका डैश जल संधि द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है। तो वेरिंग अब देखिए, मतलब ये मत कहिएगा कि मास्टर लिखने भी नहीं आ रहा है तोरा। वेरिंग जल संधि से क्या है कि ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जुड़ा हुआ है। एक क्लास देख लीजिए, वायुमंडल में डैश गैस सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये तो देखिए, अगर हम वीडियो कंटिन्यू देखते होंगे ना तो ये सब ऐसा ना क्वेश्चन है जिसे राग एकदम पिसा गया है ना। 78% है नाइट्रोजन है। सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? 78। देखिए अगर 78.03 देते ये एग्जैक्ट है। अगर पॉइंट में मामला नहीं देगा तो 78 होगा। ओके, आइए देखते हैं सेकंड चैप्टर। आइए देखते हैं 5वां चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। अब परिमंडल तो हो गया। अब परिमंडल में इस क्लास में आपको स्थल मंडल के बारे में पढ़ने के लिए दिया है, ठीक ना। जानेंगे किस स्थल मंडल के शीर्ष भाग में चोटियां मिला करती है। तब पर्वत, पठार, मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो ये पर्वत में, अब स्थल मंडल के स्थल मंडल पर तीनों को चीज ना है, पर्वत है, पठार है और मैदान है। पर्वत का मतलब कि जो उठा पूरा है। अब पठार का मतलब कि समतल है लेकिन उठा हुआ है। और समतल मतलब एकदम समतल, समुद्र तट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं। समुद्र तट से कुछ ऊंचाई तो समतल, उससे ज़्यादा ऊंचाई तो पठार, और सबसे ज़्यादा ऊंचाई तो पर्वत, है ना। यांगजी यानी जिसको यांगत्से भी कह सकते हैं, नदी, मैदान किस देश में है? यांगत्से चीन में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ग, इट इज राइट आंसर, चीन में। आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं आगे। भारत का ऊटी नगर किस स्थल रूप पर अवस्थित है? ऊटी नगर, तो याद रखिएगा पठार पर। ऊटी नगर पठार पर है। यहाँ पे बहुत दर्शनीय मेला लगता है। हिम नदी या हिमानी, दो जोड़े खाला, ओके। हिम नदी या हिमानी किस स्थल रूप पर मिला करती है? तब पर्वत पर ना हिम नदी मिलता है। हिम मतलब बर्फ। निम्नांकित में कौन भ्रंशोत्स पर्वत माना जाता है? भ्रंशोत्स वाला इस तरह से होता है ना पर्वत। तो देखिए नीलगिरी जो है ना, इसमें ऑप्शन के आधार पर नीलगिरी जो है ये पर्वत जो है भ्रंशोत्स पर्वत माना जाता है। कौन सा स्थल रूप खनिजों से भरा हुआ है? तब पठारे ना रहता है, पठारे में ज़्यादा खनिज मिलता है। यही तो खनिज ज़्यादा, डोलोमाइट, फोलोमाइट, यही सब मिलता है। आगे देखते हैं। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत डैश है। कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट एवरेस्ट। चलिए लिख दे रहे हैं, माउंट एवरेस्ट है। अब ये माउंट एवरेस्ट, इसमें टाइम लगेगा इसलिए हम बोल दे रहे हैं। संसार का सबसे ऊंचा पठार तो तिब्बत का पठार। भारत में सबसे घनी जनसंख्या डैश मैदान में मिलती है? तो गंगा के मैदान में सबसे ज़्यादा घनी जनसंख्या था। गंगा का मैदान है तो बात यह है कि वहाँ फसल वसल होगा तो घना जनसंख्या होगा। पठारों और मैदानों की अपेक्षा डैश में जनसंख्या कम मिला करती है। तो पठारों और मैदानों में, तो किस में? पठारों और मैदानों की अपेक्षा पर्वतों पे। अब पर्वत पे कितना आदमी रहेगा? नहीं रहता है उधर। दक्कन का पठार देश में है। तो दक्कन का पठार अपना प्यारा सा भारत देश में है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला डैश महाद्वीप में है? यूरोप। किस में है?
यूरोप महाद्वीप में है ये। डैश सबसे नीचा स्थल भाग हुआ करता है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर है, ठीक ना। देखिए आज पर्वत श्रृंखला डैश महाद्वीप में कौन है, यही ना है, हाँ यूरोप में हो गया। डैश सबसे नीचा, तो मैदान क्या हो जाएगा, मैदान सबसे नीचा स्थल भाग हुआ करता है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर तक होता है, याद रखिएगा 200 मीटर। डैश वलित पर्वत का उदाहरण है, तो हिमालय, हिमालय जो है आपका वलित फोल्डिंग पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। डैश स्थल रूप टेबुल की तरह ऊंचा और सपाट हुआ करता है, तो कौन, पठार, याद रखिएगा। पठार जो होता है ना वो टेबुल की तरह ऊंचा होता है और सपाट होता है। पहाड़ तो ऊपर खावर होता है, कई वो में श्रृंखला होता है, नीचे भी जो समतल भी है वो भी बराबर होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। छठा चैप्टर है हमारा राज्य बिहार। हमारा राज्य बिहार, बिहार की सर्वप्रमुख नदी कौन सी है, तो सर्वप्रमुख नदी कौन है, गंगा है। हे गंगा मैया तो हे चुनरी चढ़ाई। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना प्रतिशत है, कम पढ़ा लिखा लोग बा, ये तो दिक्कत बा, 61.8%। बिहार में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितना है, कितना है जी, 918 है। कितना है, इसको ऐसे पूछ सकता है कि लिंगानुपात, बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पर 918 स्त्रियां हैं। बिहार में नगरों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा बिहार में जो नगर है वो आपका 199 गो नगर है। नगर में शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। ओके, आइए देखते हैं थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। था बिहार की स्थिति कर्क रेखा के डैश है, तब बिहार की स्थिति कर्क रेखा के किधर है जी, उत्तर में है। ऊपर है तो उत्तर में है। नए बिहार का निर्माण डैश में हुआ है, मतलब बिहार का निर्माण जो एकदम पूर्ण रूप से था 1912 ईस्वी में, 22 मार्च 1912। बिहार में डैश जिले हैं, कितने जिले हैं, बिहार में 3 पर 8 जिले हैं। गंडक डैश बिहार की नदी है, तो गंडक उत्तरी बिहार की नदी है। गंडक उत्तरी बिहार में है, हम लोग उत्तरी बिहार में, हम जहाँ से हैं उत्तरी बिहार से हैं। डैश भारत का सबसे गर्म स्थान है, तो गौ से गया गौ से गौरम, बड़ा बढ़िया है। गौ से गया गौ से गौरम, सबसे गर्म जो भारत का स्थान है वो कौन है, गया है। गया है, कौन है। उत्तरी बिहार में डैश के पेड़ बहुत अधिक मिलते हैं, शीशम वीशम ये सब का तो ज़्यादा मिलता है। शीशम का मिलता है, पलाश का भी मिलता है, शीशम का पेड़ अधिक मिलता है। इस पर मतलब अब देखिए ये कोई मतलब ये नहीं है, शीशम भी इसके जगह पर और भी एग्जाम्पल हो सकता है कि भरने वाला है। डैश में घड़ियाल मिलते हैं, तो गंडक में घड़ियाल मिलता है। गंडक में घड़ियाल मिलता है, देखें आप लोग कभी के नहीं देखे हैं, गंडक गुजरा होगा आप लोग के घर से तब ना। गंडक में घड़ियाल मिलता है। बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर डैश है, तो जानते हैं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर कितने हैं, 27 है, याद रखिएगा 27 है, ठीक ना। कंफर्म कर लीजिएगा 26 या 27 से सही है, शायद 27 ही है, ठीक ना। डैश गोलघर डैश में स्थित है, कहाँ स्थित है, पटना, बिहार की राजधानी पटना। ओके, एक और देख लीजिए। डैश में गर्म जल के झरने मिलते हैं, तो कहाँ है, राजगीर में ना गर्म जल के झरना है। 7 गो घड़ियाल के मुंह में से पानी निकलता है, मतलब घड़ियाल बनाया गया है, ठीक ना। तो राजगीर में गर्म जल के झरना मिलता है। पहाड़ पर से घूम के आइए और जाके उसमें नहाइए, सब मिजाज फ्रेश हो जाएगा, ठीक ना। लास्ट चैप्टर देखेंगे। हाँ, बात बनवा है, खाली बात बनाता है। देखिए अगला है, लास्ट चैप्टर है आपका मानचित्र अध्ययन है। देखिए मानचित्र टाइपिंग में हमारा गलती हो गया है, मानचित्र के साथ होता है, ये पर टिक्का टिप्पणी मत कीजिएगा गुरुजी लोग। मानचित्र अध्ययन, ठीक है। मानचित्र में हरी धरती को किस रंग से दिखाया जाता है, तो हरी धरती का तो हरियर रंग से दिखाया जाएगा। टॉलेमी किस देश का भूगोलवेता थे, तो टॉलेमी कहाँ के रहने वाले थे, मिस्र के पिरामिड के बारे में जानते हैं, वहीं के रहने वाले थे। एटलस क्या है भाई, तो एटलस जो है ना मानचित्र की पुस्तक है, बड़ा झकास, भूगोल में जिनको दिलचस्पी होगा एटलस उनके लिए बहुत रामबाण साबित होगा। ओके, आइए देखते हैं आगे।
भरने वाला है कि मानचित्र तैयार करने का काम डैश कहलाता है। तब मानचित्रण क्या कहलाता है? एटलस को डैश की पुस्तक कहते हैं, तब मानचित्र की पुस्तक कहते हैं। मानचित्र में उत्तर दिशा का सर्वप्रथम प्रदर्शन जिस भूगोलवेता ने किया था उसका नाम क्या था? टॉलमी। कौन थे? टॉलमी। ओके, डैश को मानचित्र की भाषा कहा जाता है। तब मानचित्र की भाषा किसको कहा जाएगा? एटलस को। एटलस को क्या कहा जाएगा? मानचित्र की भाषा। पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी को मानचित्र में जिन अनुपात में दिखाया जाता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका जवाब आप दीजिएगा। और दिक् सूचक यंत्र डैश बतलाता है। तो दिक् सूचक यंत्र क्या बतलाता है ये भी बताइएगा। आप दिक् सूचक है तो समझ रहे कि डायरेक्शन से रिलेटेड है, और मापनी डैश बताता है। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत। टेक करंट, गुड बाय। वीडियो कैसा लगा? और एक बात और समझ लीजिए, अगर ये PDF आपको चाहिए 72 4 5 45 6 4 3 72 45 643 पे आप क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये सभी को लेकर के आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।